गहरा सन्नाटा था। गांव का नाम था शिवपुरवा, जहां हवाओं में चीखें और दीवारों में राज दफन थे। ये गांव आम गांवों जैसा नहीं था। यहाँ एक घर था जो हर किसी की नजरों से छुपा रहता था, ठाकुर हवेली। ठाकुर हवेली में रहती थी एक औरत, रत्ना देवी, जिसे लोग बुरी माँ कहते थे। रत्ना देवी की 4 बेटियां थीं, कविता 17, बिंदु 15, रजजो 13 और सिम्मी 11। एक बेटा चंदू 9 और एक भाई विजय जो मानसिक रूप से अस्थिर कहा जाता था। रत्ना का पति 10 साल पहले आग में जलकर मर गया था, लेकिन उसकी मौत को अब तक कोई हादसा या हत्या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। रत्ना देवी का परिवार गांव में किसी से मेल नहीं रखता था, हवेली में ही उनका सब कुछ था। हवेली में अंधेरा इतना गहरा था कि उजाले भी कांपते थे। एक दिन गांव की आशा बहू सरला घर घर टीकाकरण के लिए गई। जब वह रत्ना की हवेली पहुंची तो उसे रज्जो दिखाई दी, पीली, डरी हुई, कांपती हुई। सरला ने पूछा, बेटा ठीक हो न? रज्जो कुछ नहीं बोली, बस उसका होंठ हिल रहा था। आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत में खबर उड़ी, कविता गर्भवती है। पूरा गांव चौंक गया। कोई कहता स्कूल में हुआ होगा, कोई कहता शहर से आया कोई लड़का रहा होगा। परंतु सबसे डरावनी बात ये थी, कविता पिछले 2 साल से कभी स्कूल ही नहीं गई थी। जब उसे पंचायत के सामने लाया गया तो उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बात दोहराई, माँ ने कहा था चुप रहो। पंचायत चुप हो गई। तभी एक और बात सामने आई, बिंदु भी गर्भवती है और सिम्मी को हर रात रोते देखा गया है। गांव के लोग, नेहा जब पहली बार हवेली पहुंची तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां की दीवारों पर अधजले फोटो, खून के निशान और हर कोने में एक डर बैठा था। कविता को जब अकेले में पूछा गया, ये किसका बच्चा है? कविता की आंखों से आंसू निकले और बस एक शब्द निकला, वो। नेहा ने पूछा, वो कौन? कविता ने इशारा किया ऊपर की मंजिल की ओर जो रात को आता है। खामोशी से पुलिस ने हवेली की तलाशी ली और एक तहखाना मिला जिसे ताले से बंद किया गया था। ताला तोड़ा गया, अंदर अंधेरा था और उसमें एक पुराना बिस्तर, रस्सियां और खून के निशान थे। नेहा को यकीन हो गया, यहीं पर सब होता था। डीएनए टेस्ट के लिए कविता और बिंदु के भ्रूण की जांच हुई। रिपोर्ट आई, डीएनए मैच हुआ चाचा विजय के बेटे मनु से। नेहा ने मनु को हिरासत में लिया। वो रोता रहा, मैंने नहीं किया कुछ। माँ ने कहा था कि ये हमारा हक है। नेहा स्तब्ध रह गई। माँ? कौन माँ? मनु चीख पड़ा। रत्ना माँ ने कहा कि ये बेटियां पराई नहीं हैं, ये तो हमारा ही खून है, जिस पर हमारा हक है। सच सामने आता है। नेहा ने जब रत्ना को सामने किया, वो हंसने लगी, एक डरावनी सड़ी हुई हंसी। ये सब मेरी बच्चियां हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारा वंश ना टूटे। जो ठाकुरों ने मेरे साथ किया, अब मैं उनके खून के साथ कर रही हूँ। रत्ना देवी ने खुलासा किया कि उसका पति नहीं मरा था, उसे उसी तहखाने में जला दिया गया था जब उसने अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश की। रत्ना के अनुसार एक ठाकुर ने मेरा बलात्कार किया था जब मैं 16 की थी और ये बेटियां उसी की औलाद हैं। अब मेरा बदला है। नेहा को समझ नहीं आ रहा था, ये महिला पीड़िता थी या अपराधिनी। चौंकाने वाला मोड़। डीएनए रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ, सिर्फ मनु ही नहीं, रत्ना का बेटा चंदू भी कविता का बच्चे का पिता था। नेहा को अब पूरा सच समझ में आया। रत्ना ने अपने ही बेटे को मानसिक रूप से बिगाड़ा था। उसे सिखाया था कि बहनें पराई नहीं होती। और विजय के तीनों बेटे बारी बारी से बेटियों को शिकार बनाते रहे। सबसे छोटी सिम्मी अब तक बची थी, लेकिन उसके शरीर पर भी नीले निशान मिले। नेहा ने रत्ना और विजय के पूरे परिवार को अरेस्ट कराया। अंतिम न्याय। केस कोर्ट में गया, पूरी हवेली को सील किया गया। बिंदु ने कोर्ट में गवाही दी। माँ कहती थी, अगर किसी को बताया तो भगवान तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। रत्ना देवी को आजीवन कारावास मिला
साथ ही विजय और उसके तीनों बेटों को गैंगरेप और बाल उत्पीड़न के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। कविता, बिंदु और रज्जो को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के लिए लखनऊ भेजा गया और सिम्मी अब भी हर रात डर के मारे उठ जाती है। लेकिन अब उसे यह यकीन है कि बाहर एक दुनिया है जो उसे बचा सकती है। अंतिम पंक्ति। इस देश में कई रत्ना देवी हैं जो जिंदगी को पैदा नहीं करती, उसे खा जाती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस माँ के चेहरे में छुपा होता है।